इक्विटल और डिस्चार्ज सुनने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना। ऐसा लगता है कि बस केस खत्म और मुल्जिम आज़ाद। लेकिन केस लॉ की दुनिया में इन दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीआरपीसी के इन्हीं दो इंतहाई अहम और थोड़े से कंफ्यूजिंग नतीजों को डीकोड करेंगे। ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन करें। एक क्लाइंट कोर्ट से बाहर आता है ये सोचकर कि बस पुराना केस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या एक ही जुर्म में किसी शख्स पर 2 बार मुकदमा चलाया जा सकता है? ये डबल जेपर्डी या दोहरे खतरे का जो उसूल है, ये क्रिमिनल लॉ की बिल्कुल बुनियाद है। तो चलिए समझते हैं कि कब कोर्ट का फैसला पत्थर की लकीर होता है और कब लॉ दोबारा हरकत में आ सकता है। आज के इस तज्जिये में हम जल्दी से इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। लीगल कॉन्सेप्ट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर सेक्शन 403 के तहत एक्विटल की अहमियत, डिस्चार्ज एज ए टेम्परेरी रिलीफ, कॉम्पिटेंट कोर्ट्स और उनके केस लॉज, और सबसे अहम लॉयर्स क्लाइंट्स को ट्रायल जेपर्डी पर क्या एडवाइस करते हैं, और आखिर में एक समरी। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू लीगल कॉन्सेप्ट्स, सीआरपीसी की बिल्कुल बेसिक बुनियादें। इन दोनों बुनियादी तस्वुरात का फ़र्क क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है एक्विटल यानी बरियात। ये यूजुअली पूरे ट्रायल के बाद या कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के बाद मेरिट्स पर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि मुल्जिम बेगुनाह है, फुल स्टॉप। दूसरी तरफ डिस्चार्ज है। ये तब होता है जब इनिशियल स्टेज पर ही एविडेंस ना होने की वजह से प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाएं। इसमें फॉर्मल चार्ज यानी फर्द जुर्म आयद ही नहीं होती। ये बेसिकली बस एक टेम्पररी ब्रेक है। सेक्शन 2, एक्विटल अंडर सेक्शन 403, यानी एक ऐसी ढाल जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ऑटोफाकीट की ये टर्म फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स ने ज़रूर सुनी होगी। ये सेक्शन 403 सीआरपीसी के तहत एक सॉलिड लीगल बार है। मतलब अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी शख्स पर केस चलाकर उसे बरी कर दिया तो उन्हीं फैक्ट्स पर उस शख्स पर दोबारा केस नहीं चल सकता। ये एक्विटल सच में एक इम्पेनेट्रेबल शील्ड की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, क्या इस शील्ड के लिए केस का मेरिट्स पर फैसला होना ज़रूरी है? पीएलडी 1951 पेशावर 4 की जजमेंट इस पॉइंट पर बहुत क्लियर है। इस केस लॉ के मुताबिक अगर सेक्शन 247 के तहत समन्स केस में कंप्लेनेंट यानी शिकायत कुनिंदा हाजिर ही ना हो और मैजिस्ट्रेट टेक्निकल ग्राउंड पर एक्विटल दे दे, तो ये टेक्निकल एक्विटल भी नए ट्रायल के रस्ते में एक मुकम्मल रुकावट है, यानी ढाल फिर भी पूरी तरह काम करेगी। सेक्शन 3, डिस्चार्ज एज टेम्पररी रिलीफ। इसे बस एक पॉज बटन समझ लीजिए। जैसे हमने पहले बात की कि एक्विटल एक फुल स्टॉप है, तो डिस्चार्ज बिल्कुल एक पॉज बटन की तरह है। इस पॉइंट पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिस्चार्ज का फ़र्क देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्चार्ज मोस्टली सेक्शन 173 की पुलिस रिपोर्ट पर होता है। यहाँ अगर नई शवाहिद यानी न्यू एविडेंस सामने आ जाएं तो मैजिस्ट्रेट मुल्जिम को दोबारा समन कर सकता है। दूसरी तरफ जुडिशियल डिस्चार्ज मेरिट्स पर होता है और इसमें नया केस दायर करना तब तक इनअप्रोप्रिएट है जब तक प्रॉपर सैंक्शन ना हो। लेकिन टेक्निकली इन दोनों में से कोई भी एक्विटल जैसी एब्सोल्यूट लीगल बार क्रिएट नहीं करता। सेक्शन 4, कॉम्पिटेंट कोर्ट्स एंड केस लॉ, फाइनलिटी के लिए सबसे अहम शर्त। तो क्या एक्विटल की ढाल हर हाल में बचा लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट का कॉम्पिटेंट होना लाजमी है। पीएलडी 1949 प्रिवी काउंसिल 108 का हवाला देखिए। अगर किसी ट्रायल के लिए प्रॉपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ही मौजूद नहीं थी तो कोर्ट लीगली इनकॉम्पिटेंट तस्वुर होगी। इस सूरत में अगर एक्विटल मिल भी जाए तो वो नलिटी है, यानी उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं, और वहाँ रीट्रायल बिल्कुल वैलिड होगा। ये एक ऐसी टेक्निकलिटी है जिस पर हर लॉयर को फोकस करना पड़ता है। ये डिटेल्स बेसिकली एक चीट शीट है लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स दोनों के लिए। अगर कंप्लेनेंट गायब है तो मोस्टली डिस्चार्ज होता है और फ्रेश कंप्लेंट लीगल है, जैसा कि 1970 पीसीआरजे ने क्लैरिफाई किया। अगर सेक्शन 173 की पुलिस रिपोर्ट हो तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्चार्ज है, जहां कोर्ट वापस बुला सकती है। सैंक्शन ना होने की सूरत में भी ये डिस्चार्ज के ही मुतरादिफ है और रीट्रायल हो सकता है। लेकिन अगर सेक्शन 247 का समन्स केस है तो वहां बरात मिलती है जो नए ट्रायल पर मुकम्मल बार लगा देती है। सेक्शन 5, ट्रायल जेपर्डी और क्लाइंट एडवाइस। आइए ज़रा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बात करते हैं। थियोरी से हटकर अगर प्रैक्टिकल साइड पर आएं
تو کلائنٹ کو فیوچر رسکس کے حوالے سے ایڈوائز کرنا سب سے کروشل سٹیپ ہوتا ہے۔ ILR 40 کیلکٹا 71 ایک بہت مشہور پریسیڈنٹ ہے۔ اس میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا کہ ڈسچارج فریش ٹرائل کی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ملزم کبھی فائنل کنوکشن کے جیپڈی یا خطرے میں تھا ہی نہیں۔ سوچئے ذرا، جب خطرہ ہی نہیں تھا تو ڈسچارج ہونے کے بعد فریش انکوائری پر لیگل پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ اسی لیے کسی بھی کلائنٹ کو آل کلیئر بولنے سے پہلے ایز اے لیگل پروفیشنل یہ 3 اہم سٹیپس کنفرم کرنے ہوتے ہیں۔ سٹیپ 1، ویریفائی کریں کہ کیا کورٹ فلی کمپیٹنٹ تھی۔ سٹیپ 2، کیا ڈیسیژن سچ میں میرٹس پر تھا یا بس کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا۔ اور سٹیپ 3، ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے کلائنٹ کو ری ٹرائل کے رسک کے بارے میں ریالٹی بیسڈ مشورہ دینا چاہیے۔ ویسے ان رولز کے کچھ ضروری ایکسیپشنز بھی ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر 1978 کا PCR LJ کیس لا بتاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل پینلٹیز جیسے فائرنگ یا فائن یہ کرمنل کنوکشنز نہیں ہوتیں، اس لیے ان کی بنیاد پر کسی بھی کرمنل ٹرائل کو روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف 1968 کے ایک اور کیس لا کے مطابق اگر وٹنسز کی کمپلیٹ گواہیوں کے بعد کورٹ لیک آف جورسڈکشن کی وجہ سے ایکویٹل دے تو بعض اوقات کورٹ ملزم کو فردر ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے ری ٹرائل کو بار کر سکتی ہے۔ سیکشن 6، سمری اور فائنل ورڈکٹ۔ چلیے آج کے کی ٹیک اویز کو سمرائز کرتے ہیں۔ اگر اس پورے ایکسپلینر کا ایک نچوڑ نکالیں تو ہمیشہ یاد رکھیے، ایکویٹل مینز فائنالٹی، یعنی معاملہ بالکل ختم اور ملزم ری ٹرائل سے مکمل محفوظ، جبکہ ڈسچارج کا مطلب ہے صرف ٹیمپرری ریلیف، جہاں ضرورت پڑنے پر قانون دوبارہ حرکت میں آ سکتا ہے۔ کیس لاز اور لیگل کمپلیکسٹیز پر مزید ایسے ہی ایکسپلینرز کے لیے کیس لا اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں سوچنے کے لیے ایک انتہائی اہم سوال، اگر ایڈمنسٹریٹو ڈسچارج کے ٹھیک 10 سال بعد اچانک کوئی نیا ایویڈنس سامنے آ جائے تو کیا اتنے طویل عرصے کے بعد بھی قانون کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ ملزم کو دوبارہ کورٹ میں بلایا جا سکے؟ اس پوائنٹ پر ضرور سوچئے، اور اسی سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔